नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं धनेश कुमार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी पोइम माई गुड राइट हैंड की, सी मेके के द्वारा लिखी गई। उसका एक भाग जो है लास्ट भाग उसमें बाकी रह गया था। आज के इस लेक्चर में अपन इस कविता का जो लास्ट भाग है 4 पंक्तियों के रूप में, क्वार्टर के रूप में, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि इन 4 पंक्तियों में कवि जो है क्या कहने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले वाले भाग में कवि ने कहा था, पोइट ने कहा था कि मैं जो है बहुत पीड़ा में हूँ, ग्रीफ में हूँ, दुख में हूँ और मैंने एक मित्र की तलाश की, लेकिन जो है मुझे एक भी मित्र नहीं मिला, मेरा सारा प्रयास जो था वो व्यर्थ में गया। उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो है उन्होंने केवल एडवाइस दी, मुझे सलाह दी, लेकिन जो मुझे फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता थी वो मेरी पूरी नहीं कर पाए और मेरे जो भी रिलेटिव्स थे वो सारे कोल्ड हो गए, निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए। तीसरे में उसने बात की, उसका रिवाइव हुआ, उसने खुद को रिवाइव किया, रिस्टोर किया और अपने ऊपर भरोसा किया और उस कंडीशन में उसने कहा कि लेट देम गो, उनको जाने दो, मेरे पास एक मेरा मित्र है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ और वो उसका मित्र था उसका राइट हैंड। और राइट हैंड का मतलब यहाँ जो है वो हार्ड वर्किंग से था कि उसने जो है ये प्रयास कहने का किया कि मेरा जो मित्र है वो हार्ड वर्किंग है और जब मैं कठिन परिश्रम करूँगा तो मैं अपने इस विकट परिस्थिति से मैं बाहर निकल जाऊँगा। और उसने कठिन परिश्रम किया और उसका परिणाम ये निकला बाद में उस मतलब उन्हीं पंक्तियों के अंदर जब उसने कहा कि उसने मुझे इट क्लेड मी, इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया, इसने मुझे कपड़े पहनाए, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो मतलब विकट परिस्थितियों से वो निकल चुका है। पहला जो पैरा था विकट परिस्थितियों को लेकर था। उसके बाद वाला भाग जो आया जब उसने सहायता के लिए एक दूसरे से मांग की लेकिन उसको कहीं पे सहायता ना मिली, केवल एडवाइस मिली। तीसरे पे उसने जो है सभी को छोड़ दिया और अपने आप की मेहनत के ऊपर उसने विश्वास करने का प्रयास किया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ और मेरे कठिन परिश्रम पर विश्वास करता हूँ। उसका फल उसको ये मिला कि वो जो है अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया। ठीक है, इस चौथे वाले भाग के अंदर जो है वो अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुका है। अपनी जो फाइनेंशियल उसकी जो डेंजर सिचुएशन थी उससे वो बाहर निकल गया और ये अंतिम भाग के अंदर वो एक फेयर विदर्ड फ्रेंड्स जो होते हैं उनकी बात कर रहा है कि फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जब आप अच्छे परिस्थिति के अंदर होते हैं तब वो आपके मित्र रहते हैं, लेकिन जब डार्केस्ट हो आता है, विकट परिस्थिति आती है, डेंजरस सिचुएशन आती है, उस समय वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आज के इस 4 लाइनों में कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है उसको अपन देखते हैं। पोएम जो है वो आपके सामने माई गुड राइट हैंड, इसका ये तीसरा भाग है। पहले भाग में अपने 4 पंक्तियों को लेकर 6 पंक्तियों को लेकर बात की थी, उसके बाद 2 पैराग्राफ को लेकर बात की थी और आज का ये जो अंतिम वीडियो इसके ऊपर लेक्चर जो है वो यहाँ पॉइंट जो है वो एंडिंग को दर्शाता है। तो चलो मित्रों करते हैं इसकी शुरुआत। अब ये कह रहा है कि द फ्रेंड्स, जो मेरे मित्र थे, मैट्स जिसको हम बोल सकते हैं, जो मेरे मित्र थे, हु हैड लेफ्ट मी, लेफ्ट का मतलब त्यागना, छोड़ना, जिसने मुझे त्याग दिया था। त्यागने का मतलब क्या हुआ, जब मेरा विकट स्थिति थी, जब मेरी सहायता मैं प्राप्त करने की स्थिति में था, तब वो मुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने मुझे किसी प्रकार की जो वो सहायता नहीं दी। अब क्या हुआ, लेफ्ट मी, केम बैक एवरीवन, केम बैक का मतलब रिटर्न, वापस लौटना, वापस लौटे। हर कोई का मतलब ये हुआ कि जितने उसके फेयर विदर्स फ्रेंड थे जो उसको डार्केस्ट हॉर के अंदर छोड़ के गए थे, अब जब वो डार्केस्ट हॉर से खुद बाहर निकल चुका है, उस परिस्थिति के अंदर जो है उसके सारे मित्र जो उसको छोड़ के चले गए थे वो वापस एक एक करके सारे आने लगे, क्योंकि अब जो है पॉइंट उस विकेट क्या परिस्थिति में रहा नहीं है और जब विकेट परिस्थिति नहीं रहा तब उनको लगा कि हाँ अब ये उसके अच्छे समय का दौर है और अच्छे के समय के दौर में हम उसके वापस क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो वो जो है वो फेयर विदर्स फ्रेंड होते हैं जिसके अंदर जो है वो फेयर
के समय ही काम आते हैं, डार्केस्ट के समय काम नहीं आते हैं। अब देखो, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, एडवाइजर्स का मतलब क्या होता है? सलाहकार। और डार्केस्ट का मतलब होता है बहुत ही कम ज़्यादा सहायता करने वाले। जैसे अपन यहाँ बात करते हैं द लिस्ट हेल्पफुल, सबसे कम सहयोगी, नगण्य, न के बराबर सहयोग करने वाले जो मेरे एडवाइजर्स थे, जो मुझे केवल सलाह दे सकते थे, और उस समय मेरा काम सलाह से नहीं हो रहा था, मुझे और अन्य की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने जो है वो अन्य सहायता देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। वो एडवाइजर्स डार्केस्ट, जो मुझे अंधकार में समय के अंदर में केवल सहायता कर सकते थे, अंधकार रूप में मुझे दिखाई दे रहे थे, लुक्ड ब्राइट, अब वो कैसे दिख रहे हैं? चमकीले। यहां ब्राइट का मतलब होता है हेल्पफुल से है। अब वो मेरे सहयोगी दिख रहे हैं, हालांकि मुझे अब उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अब वो मुझे क्या दिख रहे हैं? सहयोगी दिख रहे हैं। एज द सन, किससे तुलना की गई है? सूर्य से। जितना सूर्य ब्राइट होता है, चमकीला होता है, उतना ही वो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? चमकीले दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर इस लाइन के अंदर पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि जो मेरे विपत्ति के समय, मेरे कठिन समय में मुझे छोड़कर चले गए थे और मुझे वो अंधकार के समान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अंधकार से किसी को फायदा नहीं होता है। अब वो, जब मैं उस विकट परिस्थिति से निकल चुका हूं, अब वो मुझे ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बात अनहेल्पफुल की है और यहाँ बात किसकी है? हेल्पफुल की है। अंधकार जो है वो एक निराशा का प्रतीक है, और उजियारा जो है, ब्राइटनेस जो है, वो एक जो है आशा का प्रतीक है, किरण का प्रतीक है, नई चेतना का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो मित्र सारे आ रहे हैं, चीयरफुल दिखाई दे रहे हैं। लुक ब्राइट का मतलब यहाँ चीयरफुल से, हेल्पफुल से, अब वो सारे खुश दिखाई दे रहे हैं। उस समय जो है यहाँ पर अपन चीयरफुल भी कर सकते हैं कि वो अब मुझे कैसे क्या दिखाई दे रहे हैं? चीयरफुल। यहाँ क्या दिखाई देते? डार्क। डार्क का मतलब किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मैं जब अपनी परिस्थिति से निकल चुका हूं तो वो मुझे मेरे सामने खुश दिखाई दे रहे हैं और हेल्पफुल दिखाई दे रहे हैं। किसके समान? सूर्य के समान। अब देखो, इन दो पंक्तियों में कवि क्या कहता है? आई नीड देम नो मोर। नीड का मतलब आवश्यकता, नो मोर का अब ज्यादा मुझे, अब अधिक मुझे आवश्यकता उनकी नहीं है। यहां पर सी में के कहने का प्रयास करें कि अब जब मैं विकट परिस्थिति से निकल चुका हूं, जब मुझे उनके सहयोग की आवश्यकता थी, जब उन्होंने मुझे सहयोग किया नहीं, लेकिन अब जब वो मुझे चमकीले दिखाई दे रहे, मुझे प्रसन्नचित दिखाई दे रहे, मुझे खुश दिखाई दे रहे, सहयोगी दिखाई दे रहे, लेकिन अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज, जैसा कि दे ऑल अंडरस्टैंड, वो सभी समझते हैं। तो उनको मालूम है जब उसके विपत्ति थी, जब उन्होंने उसका सहयोग नहीं किया था, लेकिन अब जब विपत्ति से निकल चुका है तो वो सहयोग करने के लिए आया, लेकिन उनको खुद को मालूम है कि वो प्रसन्नचित भले ही दिखाई दे रहे हो, लेकिन अब जो है इसको हमारी आवश्यकता नहीं है। वो इस बात को समझते हैं भली भांति रूप से। अब देखो आगे की पंक्ति में क्या कहा? आई थैंक, ये यू है, ध्यान रखना, ये जो ओल्ड लैंग्वेज थी उसके अंदर दी शब्द जो है वो यू के लिए आता था। आई थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट का मतलब बिलीव, विश्वास करना, फर्म बिलीव जिसको अपन बोल सकते हैं। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूं, दृढ़ विश्वास करता हूं। यहां भी दी का मतलब जो है वो यू से है। किस पर विश्वास करता है? ये लास्ट की 4 शब्द, और वो है माई गुड राइट हैंड का मतलब ये हुआ कि मेरा अच्छा दाहिना हाथ का एक प्रतीकात्मक है, और इसका अर्थ जो होता है वो होता है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्किंग। तो यहां पर पॉइंट जो है वो 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि फेयर विदर्स फ्रेंड जो होते हैं वो सुख के समय आपके सहयोगी है, दुख के समय आपको सहयोगी नहीं है। और आपको अधिकतम से अधिकतम विश्वास जो है
वो अपने खुद के ऊपर करना होगा, खुद की मेहनत के ऊपर करना होगा, खुद के कठिन परिश्रम के ऊपर करना होगा। क्योंकि विकट परिस्थिति में अगर कोई सहायता करता है तो वो व्यक्ति खुद है जो अपने आप को दुखों से निकाल सकता है। अन्य जो है वो उतनी सहायता नहीं कर पाएंगे जितनी सहायता वो दुखों से निकलने में खुद कर सकता है। तो यहाँ यही वो कहने का प्रयास किया है कि अब मुझे उन फेयर विदर्स फ्रेंड की आवश्यकता नहीं है, और वो ये सब जानते हैं कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो मेरे पास आते हैं, मेरे से बात करते हैं, चीयरफुल मूड में रहते हैं। लेकिन अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही सच्चा मित्र है जो मेरे हर कठिन परिस्थिति के अंदर काम आ सकता है। वो है मेरा माई गुड राइट हैंड, जो मेरा दाहिना हाथ, जिसको अपन बोलते हैं हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। तो यहाँ पर जो है अपन बात करते हैं मैनिंग्स को लेकर। तो कैमबैक का रिटर्न कर सकते हैं आप, डार्केस्ट का जो होगा वो लिस्ट हेल्पफुल कर सकते हैं, या ब्राइट का हेल्पफुल हो जाएगा या चीयरफुल हो जाएगा, दोनों उपयुक्त है। और मुझे कहीं आवश्यकता लगी नहीं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसका मतलब यू होता है, ये ऑड लैंग्वेज की बात है। THOU शब्द आता है, उसके लिए आता है योर, ये और ध्यान रखना, कहीं ये शब्द लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है योर, और दी का मतलब होता है तुम, और ये होता है तुम्हारा। ठीक है ना। तो उम्मीद है मित्रों, जो हमने 3 पार्ट के अंदर ये पॉइंट्स का डिटेल करने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कवि हमें क्या समझाना चाहता है। बहुत ही मोटिवेशनल पोइम है, बहुत ही सजग करने वाली पोइम है। और अगर कोई निराशा में है, होपलेसनेस की स्थिति में, तो उसके लिए पोइम जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल का काम करती है, और उसको जो है एक नई आशा की किरण, जो होप उसके अंदर जगाती है। और होप जब किसी व्यक्ति के अंदर जग जाती है तो व्यक्ति अच्छे से अच्छा या कठिन से कठिन कार्य जो है वो पूरा कर सकता है खुद की मेहनत के द्वारा। तो 2 पॉइंट्स अपन ने 10th क्लास की ले ली है। एक पॉइंट अपन ने रिस्क को लेकर चर्चा की थी, जोखिम को लेकर। दूसरी जो पॉइंट थी वो माई गुड राइट हैंड, जिसमें कवि ने हमें ये समझाने का प्रयास किया कि हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखो। खुद के ऊपर विश्वास अगर आप नहीं रखोगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, लगातार आप परिस्थितियों से गिरते रहोगे। दूसरे कहाँ तक आपकी सहायता करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो। तो खुद की सहायता आपको खुद को करनी है। ठीक है ना। मतलब एक कहावत भी होती है हिंदी में, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। यदि आप खुद की सहायता भी नहीं कर पाओगे तो आपके अन्य जो सहयोगी हैं या अन्य जो आपका आसपास का वातावरण है वो भी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। तो 2 पॉइंट्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं 10th क्लास को लेकर। इसके जो नोट्स हैं मैंने आपको बताया था, मिल जाएंगे आपको, टाइपिंग हो रहे हैं अच्छे ढंग से। हम उसको एक परफेक्ट वे में हम आपको उसको देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से लिखा हुआ समझ में आ जाए। टाइपिंग नोट्स मिलेंगे आपको, और जितना जल्दी हो सकेगा हम उसको आपके जो है इंस्टाग्राम के ज़रिए या आपके व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी जो जरिया हमारे लिए उपयुक्त होगा उस जरिए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। वर्तमान में जो है वो जुलाई का महीना एंड होने को है, अब आगे अगस्त का महीना शुरू होगा। अब उसके अंतर्गत जो है अगस्त में भी जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है कि स्कूल्स वगैरह जो है वो नहीं खुलेंगे, कॉलेज वगैरह। तो हमें 1 महीना अभी ऑनलाइन में और चलना पड़ेगा। तो मेरा तो आपको यही सुझाव है, सलाह है कि आप घर पे अपनी पढ़ाई को चालू रखें। जिस प्रकार से हम जो है आपको आपके सहयोग में यहाँ लगे हुए हैं, आपको बस केवल इतना ही काम करना पड़ना है कि अपने घर पे बैठ के स्टडी करनी है। स्टडी का मटेरियल जो भी हो रहा है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हर दिन पर डे आपको जो है लगभग 5 या 6 लेसन्स उपलब्ध करा रहे हैं, 6 लेक्चर्स उपलब्ध करा रहे हैं अलग अलग विषय के, जिसमें आप अपने सभी विषय की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। और अपना ये जो समय निकल रहा है, मेनली पढ़ने का समय जो होता है स्कूल्स के अंदर, जुलाई अगस्त का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अपन जो है एक अच्छे भाग को लेकर चर्चा करते हैं। उसके बाद में तो थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, वेकेशंस भी आ जाते हैं, छुट्टियां भी आ जाती हैं, लेकिन ये 2 महीने जो होते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। तो इस कंडीशन को आप जो है इस समय को गंवाएं नहीं। हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आपका ये जो समय है वो समय किसी भी रूप से व्यर्थ ना निकले, आपको कोई ना कोई मटेरियल मिलता रहे। इसलिए मैंने आपको बताया कि 5-6 लेक्चर्स के वीडियो जो है
हर दिन आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आपके ये यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उसको सब्सक्राइब करिए, आप उसको देखें। और जो मित्र आपके परिचित हैं वो अभी शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उनको भी आप प्रेरित करें कि ये वीडियो देखें, ताकि जो है उनकी पढ़ाई भी जो है वो सही रूप से सुचारू रूप से जो है वो चालू रहे। जब भी स्कूलें खुलेगी अपन ऑफलाइन भी चलेंगे, साथ में ऑनलाइन तो मेरे हिसाब से चलता ही रहेगा, ये ऑफलाइन भी अपन चलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप अभी तक जो पढ़ाई की जा रही है उसको अपने कॉपी में नोट्स बना के रखें, ताकि जब आगे ऑफलाइन शुरू हो स्कूल्स के अंदर तो हम उससे आगे बढ़ा पाएँ। ये वापस जो है हमें लेने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि हमारे पास समय सीमित रहेगा, कोर्स भी हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है हो सकता है हम अपना कोर्स जो है वो समय पर पूरा कर पाएँ, रिवीजन उसका कर पाएँ, जो हमारी इच्छा है उसके अनुरूप हम उस कोर्स को सीख पाएँ, याद कर पाएँ और समझ पाएँ। तो मित्रों ठीक है, आप जो है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल को दबाइए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक तुरंत सूचना पहुंच जाए कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है। तो मित्रों मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जब एक नई पॉइंट को लेकर अपन बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।